ये भी एक पॉइंट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है इस केस में कि पहले के जो फिलोसोफर्स थे, सोफिस्ट हो या उनसे रिलेटेड फिलोसोफर्स जो हो, वो एक बात करते थे कि देयर इज नथिंग, नॉट डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, वर्च्यूज एंड वाइज। ये जो भी है, इनमें जो कोई डिफरेंस हम देखने की बात कर रहे हैं यहां पे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अवर परसेप्शन। हम कैसे परसीव कर रहे हैं ना, बिकॉज दे हैव ऑल एक्सेप्टेड परसेप्शन एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना। इसी के आधार पे हम सब ये डिस्कशन कर रहे हैं। प्लेटो कहते हैं दीज आर जस्ट योर ओपिनियंस, और इन ओपिनियंस को हम नॉलेज नहीं मान सकते, बिकॉज दे आर योर रेस्ट्रिक्टेड ओपिनियंस रिलेटेड टू यू ओनली। आप खुद को क्या समझते हो, ये सिर्फ आप तक ही सीमित हो सकता है। मैं भी फिर खुद को कुछ भी समझूंगा, और यही इनके क्लेम्स थे। ठीक है ना, आप समझो अपने आप को जो समझना, लेकिन मैं जो समझूंगा मैं उसी को, और ये इंटैक्ट थे इसी पे। और यही टसल चल रहा था कि मैं जो अपने आप को मानता हूं वही सत्य है, आप जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसे नहीं मानूंगा, बिकॉज इट इज ऑल ओपिनियन बेस्ड। तो वो कहते हैं प्लेटो को कि प्लेटो आप ओपिनियन दे रहे हो और नॉलेज विलेज कुछ नहीं दे रहे हो। जैसे हमारा ये ओपिनियन है वैसे आपका भी ओपिनियन है। अगर आप सोचिए, अगर गुड और बैड में फर्क ना हो, वाइज एंड वर्च्यूज में फर्क ना हो, तो अल्टीमेटली इंसान क्या करेगा? उसके लिए फिर कोई भी एक्शन इथिकल बनाने के लिए कोई प्रयास करने पड़ेंगे या नहीं? या वो व्यक्ति जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाला है, जिसके वो ओपिनियन के बेस्ड होने वाला है, कैन वी कॉल इट एज इथिकल एट ऑल? देन द सोसाइटी का क्या होगा, पॉलिटिक्स का क्या होगा, और अल्टीमेटली स्टेट का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, नेशन का क्या होगा? यानी मैं तो फिर जो करना है वो करूं, जो मन में आया वो करूं। यहां पे जैसे शंकराचार्य को पूछा था ना किसी ने कि अगर सत्य कुछ भी नहीं है, इफ एवरीथिंग इज अनरियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइस एंड वर्च्यू? द सेम वाज द सिचुएशन इन दोज डेज इन द वेस्टर्न क्लास, जहां पे ये सब डिस्कशन पैरेलली भी चल रहा था। और वो हमारे देश में तो बहुत पहले ही हो चुका था ये सारा डिबेट एंड डिस्कशन, और हमने जवाब देके लोग उस मार्ग पे चल भी रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कई सारे चेंजेस की वजह से हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन यही सेम डिबेट आप देख सकते हो वेस्टर्न में भी चल रही थी। इसलिए जैसे शंकराचार्य ने जवाब दिया है कि हाईएस्ट अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इट इज नॉट दैट इफ यू से कि अब प्रेजेंट वर्ल्ड में अगर कुछ भी अनरियल है, तो वो कभी भी व्यवहारिक ज्ञान को वो रियल अनरियल तो नहीं डिक्लेयर कर देते ना। इन द सेम वे, अगर हम हर व्यक्ति गुड और बैड के डिफरेंशिएट ना कर पाए, वाइस एंड वर्च्यूज में डिफरेंशिएट ना कर पाए, what kind of a society will be, what kind of a politics will be, and the people will not at all be ethical. तो ये इथिक्स है प्लेटो का, जिसके लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज लाने के पीछे प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? उनके स्पेसिफिकली इथिक्स है। क्यों? तो उन्होंने देखा कि अगर ये इस तरह से जाने वाला है, इस तरह से वर्ल्ड में व्यूज डेवलप होने वाले हैं, तो व्हाट अबाउट द इथिकल सोसाइटी? फिर कोई करेगा मैं इसका खून कर देता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा ओपिनियन है, मैं कुछ भी कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके घर में चोरी करूं मैं, मेरा ओपिनियन है, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड। हाउ द सोसाइटी विल रिमेन स्टेबल इन दैट केस? एंड सो ही हैज कम अप विद द इथिक्स कंसिडरिंग एज अ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, और इसी के साथ उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज डिजाइन किए हैं। सॉक्रेट्स ने अपने फिलॉसफी में ओवरऑल जो भी उन्होंने बहुत सारे वैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बातें कही थी, लेकिन उन्होंने एक गुड इज मोर देन गॉड ऐसा भी कहा है। ये क्यों कहा है? बिकॉज उन्होंने कहा है कि गॉड मे बी क्रिएटेड बाय द पीपल। उन वक्त, उन दिनों में, वो आप सॉक्रेट्स के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से वो यूथ को इंस्पायर कर रहे थे। प्लेटो भी एक यंग हैंडसम स्टूडेंट थे। वो अपने कॉलेज के दिनों में मजा मस्ती में बड़े ही फेमस थे, और ऐसा था कि एक दिन अपने कॉलेज के लिए कहीं तो जा रहे थे, एग्जाम के लिए या कुछ था उनका, क्योंकि ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैथमेटिक्स। परमानाइट से इन्होंने मैथमेटिक्स बहुत ही उनको इन्फ्लुएंशियल लगा था, और वहां से वो मैथमेटिशियन बने थे कि इतना वो क्रिटिकल थे उस बारे में लोगों के अप्रोच के कि जो मैथमेटिक्स नहीं समझता वो फालतू है। ऐसा भी उनका एक अपना अजम्पशन था, भले ही वो ज्यादा उसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट ही यूज्ड टू से कि मैथमेटिक्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बेस्ड ऑन अ रीजन।
इसीलिए ऑल मैथमेटिकल थिंग्स आर वैलिड। आप मैथमेटिक्स पे डाउट ही नहीं ले सकते। मैथमेटिकल नॉलेज के वैलिडिटी पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का डाउट नहीं ले सकता। बताइए ना, 2+2 4 होता है, इस पे किसका डाउट हो सकता है क्या? बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन अ रीजन, and that is how Plato came out to be a one who has considered as a father of a or founder of a rationalism in the Western philosophy। हम जानते हैं रैशनलिज्म क्या होता है। रैशनलिज्म वो होता है जिसमें रीजन इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड सोर्स ऑफ अ नॉलेज, जिसको हम रैशनलिस्ट कहते हैं। आई बात ध्यान में। सो प्लेटो इन सारी बातों को देखते हुए देखा जाए तो मैथमेटिक्स से क्यों इन्फ्लुएंस हुए परमानाइट से? बिकॉज रीजन गिव्स अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज इंडिब्यूटेबल, इसमें कभी डाउट नहीं ले सकते। इसीलिए तो जो हमने अभी तक पर्टिकुलर है ना, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो सेंसरी एक्सपीरियंस के बेस पे जो नॉलेज था, उसको प्लेटो क्यों डिनाई करते हैं? उसका रीजन है मैथमेटिक्स। उसका ये रीजन है कि रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंसरी एक्सपीरियंसेस से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, इट इज नॉट लाइक द मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन रीजन। इट मे बी डाउटफुल। वो खाना बनाने का एग्जाम्पल इससे रिलेट करिए, यानी 2+2 4 वाला एग्जाम्पल और खाना बनाने वाले एग्जाम्पल, तो किस नॉलेज पे आप रिलाई करोगे अकॉर्डिंग टू प्लेटो? इट इज दिस, दैट इज अ rationalism. This is the root of a rationalism. That is why it is said. So, आई बात ध्यान में। So, it is all influenced by Parmenides कि मैथमेटिक्स उनको बड़ा अच्छा लगता था और वहां से वो जब हम यहां पे आते हैं सॉक्रेट्स के उस समय में, जब सॉक्रेट्स थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करते थे कि रियलिटी समझो, ये समझो, रीजन के आधार पे समझो। आपको शायद एक स्टोरी पता है या नहीं, आपने पढ़ी होगी तो, एक जूस का एक एग्जाम्पल उन दिनों ग्रीक फिलोसॉफी या ग्रीक सोसाइटी में जूज नाम का एक कंसेप्ट होता था, जिसको लोग बड़े ही डर के, लाइक ही वॉज अ क्रिएटेड कंसेप्ट एक्चुअली, कि लोग बड़े डरे रहते थे उससे। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक स्टोरी है कि प्लेटो वॉज लाइंग अबाउट द कॉमन पीपल समवेयर, यानी ऐसे मेटाफर सॉर्ट ऑफ ही दिखा है वो भी, कि प्लेटो एक झूले पे बैठे हैं, यानी वो थोड़ा सा अभी मेरी हाइट अगर यहां तक है तो इस हाइट से ऊपर ये शो करता है कि अगर सॉक्रेट्स यहां बैठे हैं तो हम यहां पे, यानी सॉक्रेट्स से हम इतने नीचे हैं। ये एक्सप्लेन करने वाली एक वीडियो है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सॉक्रेट्स ऐसे ऊपर झूले पे बैठे हुए और कॉमन मैन नीचे। तो उनमें से एक कॉमन मैन आके उनके पास पूछता है कि व्हाई आर यू सिटिंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर इटसेल्फ? तो वो कहते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन अ रीजन, मैं रीजन पे बैठा हुआ हूं, लॉजिक पे बैठा हुआ, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। और वो थोड़ा सा अमेज हो जाता है सॉक्रेट्स का इस जवाब से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो। ऐसे ही कुछ चर्चा दोनों में स्टार्ट हो जाती है। इट्स ऑल गोज इन दैट वे कि सॉक्रेट्स ऐसा कहते हैं कि पहले जो कॉमन लोग नहीं, क्या चाय टपरी पे जैसे बैठे रहते हैं हम लोग, वैसे ही वो जाते थे और टपरी पे किसी व्यक्ति को देखते थे और उनके उसी लेवल के नॉलेज के साथ वो उनको अल्टीमेट नॉलेज तक लेके जाते थे, जस्ट थ्रू डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। वो क्वेश्चन पूछते थे और उसी से उन्हीं को नॉलेज देते थे। दैट्स हाउ द सॉक्रेट्स वाज अल्टीमेटली ये एक बहुत ही सॉलिड फिलोसोफर भी थे, रीजनेबल लॉजिक के साथ वो डिबेट भी करते थे। तो लोगों को आश्चर्य लगता था कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि सॉक्रेट्स ऊपर बैठे हैं और ये व्यक्ति नीचे है, तो सॉक्रेट्स पूछते हैं उस व्यक्ति को, हैव यू एवर सीन रेन विदाउट द क्लाउड? तो वो कहता है, वो थोड़े से सुपरस्टिशियस दिखाए है वो लोग, तो वो कहते हैं कि आई हैड नेवर सीन द रेन विदाउट अ क्लाउड, बट सॉक्रेट्स आई थिंक इट इज द जूस हु इज गिविंग द रेनफॉल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो कहता है कि फिर अगर क्लाउड नहीं देखे है या रेनफॉल विदाउट अ क्लाउड अगर आपने कभी देखा है तो मुझे वैसा बता दीजिए। सो ही देन सेज कि आई हैव नेवर सीन अ रेनफॉल विदाउट अ क्लाउड। तो वो थोड़ा सा अमेज हो जाता है कि विदाउट क्लाउड्स आई हैव नेवर विटनेस्ड अ रेनफॉल। यानी सॉक्रेट्स के पास वो अल्टीमेट रीजन है जिसके आधार पे वो हमें ये बता सकता है कि इट इज नॉट द जूस हु इज कॉजिंग द रेनफॉल, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ क्लाउड विच इज कॉजिंग द रेनफॉल। और ये जो रीजन है, इससे वो इतना कन्विंस हो जाता है कि ही प्रे फॉर दैट कि सॉक्रेट्स मुझे आप जैसा रीजन बताइए। तो ऑब्वियसली ऐसे ही वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे
कॉमन सेंस के आधार पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि आप जो समझते हो, हम जो पढ़ रहे थे ना अभी तक, पर्टिकुलर्स रियल नहीं है वगैरह वगैरह, इसके पीछे कोई डॉगमेटिक रीजन नहीं है, कोई जूस जैसा कंसेप्ट नहीं है जो रेनफॉल कराता है. इट इज सिंपल, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ क्लाउड, whenever the cloud appears there is a rainfall possibly, and this reason of a Socrates has influenced lot of people. यही तो इन्फ्लुएंस कर गया प्लेटो को, जो एग्जाम के लिए जा रहा था, जिसने देखा कि अरे कुछ तो बहुत ही लॉजिकल डिस्कशन चल रहा है, और वो गया. सॉक्रेट्स कुछ नहीं, लाइक एनी अदर टाइम बाकी लोगों को बड़ा अपना ज्ञान बताते बताते वो कहीं तो रैंडमली घूमते रहता था. तो वो देखते देखते प्लेटो ने उसको सुन लिया, एंड ही वेंट देयर, एंड फ्रॉम दैट डे till the Socrates died, actually he was killed, till that day Plato never left Socrates. He became a ardent follower of a Socrates. तो Socrates स्पेसिफिकली उस जमाने में थे जब क्रिश्चियनिटी और उनका गॉड was created concept of a common man. लोगों ने अपने हिसाब से बनाया हुआ गॉड था, और उस आधार पे कहीं पे भी सॉक्रेट्स उनके जो क्लेम्स थे उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, इसलिए वो युवाओं को प्रेरित करते थे कि रीजन के आधार पे आप समझ लीजिए व्हाट इज रियलिटी. और ऑब्वियसली द क्रिश्चियनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचर वाज गेटिंग फंड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर किंगडम, और इसीलिए राजा, फ्यूडलिज्म, वी ऑल नो दैट, और उसी के थ्रू कहीं ना कहीं पे सोक्रेट्स को मृत्यु दंड देने का डिसीजन लिया गया, जहां पे वोटिंग भी ली गई, और वोटिंग में भी बहुत ही बायस तरीके से जो डिसीजन लिया गया, वोटिंग पैटर्न आप अगर कभी देखोगे उसका, तो आपको समझ आ जाएगा कि सॉक्रेट्स को कहीं ना कहीं पे ये जो सजा मिली है ये भी अनजस्टिफाइड ही है. वो सब बताते हैं, ही टॉक्स एवरीथिंग, ही गिव्स एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर मिस्टेकिंग, एंड ही क्लेम्स दैट इट इज नॉट जस्ट फॉर द यूथ, ही क्लेम्स दैट इवन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, वॉट एवर आई एम क्लेमिंग इज ट्रू इन नेचर, सो दैट इट कैन रियलाइज द नॉलेज. तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से वो बताने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके नॉलेज को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया एक्सेप्ट प्लेटो एंड देन एरिस्टोटल. इसलिए उनका एक ये जो फेमस ये है कि गुड इज मोर देन अ गॉड, ये कहने के पीछे रीजन ही ये है कि दैट देयर पीपल नाउअडेज आर फियरिंग अबाउट द गॉड, बट अबव गॉड देयर इज अ गुड विच इज अल्टीमेट. बट सर्टेनली ये गुड क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि बोधि के बारे में गौतम बुद्धा ने, ब्रह्मा के बारे में, ये सारी चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम शब्दों में बयां करने की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन सबको महसूस हुए हैं, बिकॉज वर्ड्स कैन नेवर आर्टिकुलेट सच अल्टीमेट रियलिटी कॉल्ड गुड बाय इवन सॉक्रेट्स, और सिमिलरली द अदर वर्ड्स यूज्ड बाय मल्टीपल फिलोसोफर्स. तो ये जो सॉक्रेट्स का गुड है यही तो प्लेटो ने उठा लिया, और उसी के आधार पे उन्होंने उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया बनाई है, जिससे आइडियाज के हेरार्कियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि लोअर लेवल पे बहुत सारी आइडियाज होती है, लेकिन वंस यू स्टार्ट गेनिंग दोज आइडियाज यू स्टार्ट रीचिंग टू द इपिटोम ऑफ द आइडियाज, समिट ऑफ द आइडियाज, दैट इज द हाईएस्ट आइडिया कॉल्ड द आइडिया ऑफ गुड. आई बात समझ में? इसीलिए मैं सॉक्रेट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं प्लेटो ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन विदाउट सॉक्रेट्स आई कैनॉट कंप्लीट द प्लेटो, बिकॉज देयर इज अ नेसेसरी रिलेशन इन बिटवीन दिस टू. आप अल्टीमेटली सिर्फ यही क्लास में पढ़ा दोगे ना कि थ्योरी ऑफ आइडियाज में अल्टीमेट आइडिया कौन सी है, आइडिया ऑफ गुड है. हाँ, वहां तक हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, हाउ टू रीच देयर, दैट शुड बी द समिट ऑफ अ लाइफ, समम बोनम ऑफ विमल, कई सारे फ्रेजेस यूज करते हैं. बट आई ट्राई माई बेस्ट दैट कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. आई बात समझ में? ये जरूरी है कि उन्होंने आइडिया ऑफ गुड क्यों कहा, बिकॉज इट इज अबाउट द गॉड. इन दोज डेज व्हेन क्रिश्चियनिटी वाज आल्सो इन that sense was at a peak, and so it was all fraudulent, it was full of a superstitious and Zeus के concept जो हमने अभी डिस्कस किए, और इसीलिए सॉक्रेट्स वो कहीं पे भी रीजनेबल नहीं मानते थे, वो रीजन के आधार पे है ऐसा नहीं मानते थे. नाउ प्लेटो बीइंग द लवर ऑफ अ मैथमेटिक्स came up with the reason as a strong support for his philosophy, and so the birth of a rationalism took place. ऐसा आज भी कहते हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी में कि ये प्लेटो है जिसके आधार पे आप ये बताते हो कि, यानी प्लेटो और एरिस्टोटल ही है आज के वेस्टर्न फिलोसॉफी में, जो जितने भी फिलोसोफर आप देख लो वेस्टर्न वर्ल्ड में, दे आर ऑल सम और अदर वे केम आउट थ्रू द फिलोसॉफीज गिवन बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल.
आई बात ध्यान में। और उनके फादर कौन है? तो सॉक्रेट्स। इन अ वे सॉक्रेट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिलोसोफर in the Western philosophy. But unfortunately, Socrates has nowhere given in our syllabus because उसके भी पीछे reasons है कि Socrates ने कुछ भी लिख के नहीं रखा है। वैसे वो काम नहीं था उनका कि मैं लिख के रखूं लोगों तक। He was like मैं जो बता रहा हूं समझ तो लो। बट उनके इतने प्रयास के बाद भी अल्टीमेटली उनके नसीब में क्या आया? तो डेथ सेंटेंस। इसीलिए जो भी उनसे लर्निंग जो भी प्लेटो ने की थी, मैंने इसीलिए तो बताया, सिर्फ गुड बोलने से होने वाला है क्या? तो उसको प्रॉपर एक फॉर्मेट जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सकता है वो देने का काम किसने किया है? प्लेटो ने किया है। वो भी रीजन के आधार पे है, कन्विंसिंग होता है इसीलिए ताकि लोग ये एडमिट करें कि रीजन इज द अल्टीमेट सम्मम बोनम टू रीच द हाईएस्ट आइडिया ऑफ अ गुड। ओके, तो ये था हमारा, ये किस तरह से उन्होंने ओपिनियन को डिनाई किया, किस तरह से इथिकल फंडामेंटल्स को सेंटर पे रख के